डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न्स इन बायोडायवर्सिटी। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी का जो पैटर्न है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके का है और कहाँ कहाँ पर हमें बायोडायवर्सिटी किस फॉर्म में मिलती है। तो चलिए हम शेयर करते हैं आपसे पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का पैटर्न क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी पाई कहा जाती है। पूरे अर्थ में हम जानते हैं कि 2/3 हिस्सा ये ओशन है और 1/3 हिस्सा लैंड है। और ओशन में जैसे कि आपको पता है कि बायोडायवर्सिटी जो है वो अपर सरफेस पर ज़्यादा मिलती है कंपेरिजन टू द डीपर पार्ट ऑफ द ओशन। और उसमें से भी अपर पार्ट में भी देखें, जो कोस्टल रीजन है, यानी जहाँ पर जोन ऑफ इकोटोन है, दो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम जहाँ मर्ज होते हैं, वहाँ पर आप लोगों को पिछले सेमेस्टर में पता है कि एज इफेक्ट पाया जाता है और एज इफेक्ट की वजह से वहाँ पर डायवर्सिटी जो है अपने आप ज़्यादा हो जाती है। तो हम अगर देखें पृथ्वी पर बायोडायवर्सिटी, तो 3 जगह पर सबसे ज्यादा हमें विशेष तौर पे डाइवर्सिटी दिखने को मिलती है। एक तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, जितने भी हैं ट्रॉपिकल रीजन में स्थित, इक्वेटर से होते हुए 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ इक्वेटर के, दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन। और उन ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको जो है बायोडायवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। सेकंड जो रीजन है जहां पर आपको बायोडायवर्सिटी ज्यादा मिलती है, दैट इज द कोरल रीफ रीजन्स। कोरल रीफ रीजन्स, कोरल्स जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ओशन में पाए जाते हैं। और ये शैलो वाटर और वार्म वाटर, जहां भी मरीन इकोसिस्टम में शैलो एंड वार्म वाटर मिलता है, वहां पर कोरल रीफ जो है प्रोफाउंडली पाए जाते हैं। और थर्ड टाइप का जो डाइवर्सिटी है, थर्ड ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी सेंटर अर्थ का, वो है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ कम्युनिटीज। मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर आपको जो है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। तो अब आते हैं हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन कहाँ पर है। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन बेसिकली जो अमेरिका वाला पार्ट है, अमेरिका को आप देखेंगे तो वहां पर आपको जो है डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। सेंट्रल अफ्रीका, अमेरिका में भी जो सेंट्रल अमेरिका है, वहां पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे, जैसे कि चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, वहाँ का जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर आपको मिलेगा। प्लस सेंट्रल अफ्रीकन रीजन्स है, मेडागास्कर है, आइलैंड है मेडागास्कर, साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेंगे। और पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन में बहुत सारे ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं, वहां पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दे कंस्टिट्यूट 7% ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ। They are just 7% of the total land mass of the earth, and they have more than 50% of the world's species. That is the importance of the tropical forest. And जो भी species वहाँ पर पाई जाती है, most of the species in these area are the insects. The tropical forest, they have 40% of the world's flowering plants, gymnosperms and fern present there. ये ट्रॉपिकल रीजन की खास बात होती है। ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन रीजन है। इंडिया जो है, इंडिया के सेंटर से होकर के जो है वो आपको इसमें से जो है लाइन ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। और
नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओशनिक डाइवर्सिटी पर। जो ओशनिक डाइवर्सिटी है, आप यहाँ देखेंगे ओशन में सबसे ज्यादा जो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फाइलम और सबसे ज्यादा क्लासेस ओशन में ही हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी वो ओशन से ही शुरू हुई थी, है ना। इसलिए सबसे ज्यादा जो, अगर हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे, हम टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल बर्ड्स को अगर आप छोड़ दीजिए, एवियन क्लास एवीज को अगर आप छोड़ देंगे फाइल, तो बाकी सारे के सारे जो स्पीसीज हैं एनिमल्स की वो आपको ओशन में मिलेगी, ठीक है। और कुछ फाइलम तो ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। फॉर एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। 28 of the 35 animal phyla they are present into the ocean. So they have the broad diversity, and this broad diversity is due to its great age and almost constant environment. ये 1+ नॉर्ड से कौन कनेक्टेड है? अपना नाम बताइए, कौन कनेक्टेड है? हाँ सर काजल। काजल। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। नाम नहीं आ रहा था ना, पिछली बार तो नाम आ रहा था। Now the broad diversity is due to the great age and almost constant environment. एक रीजन तो मैंने आपको बताया कि क्यों ओशन में डाइवर्सिटी हम नंबर ऑफ द स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कहें, अगर टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वहां पर डाइवर्सिटी आपको ज्यादा इसलिए मिलती है। एक तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ओशन से हुई, और दूसरा कि जो ओशन का एज है इन कंपैरिजन टू द लैंड मास ज्यादा है, और तीसरा रीजन जो है कि ओशन का जो इन्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहता है। वहां पर मौसम का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बरसात ये सब ऋतुएं उसमें होती हैं, लेकिन वो ओशन लेवल के ऊपर होती हैं, ठीक है। कुछ ओशनिक करंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट चेंज करती हैं, बट दैट इज नॉट एज प्रोमिनेंट एज वी सी ऑन द अर्थ। ओशन में ही कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमने बताया ओशन डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा आपको कोरल रीफ रीजन में मिलेगी। कोरल रीफ they are less than 0.1% part of the ocean, but they have more than 1/3 fish diversity. सोचिए उनका क्षेत्र कितना है, less than 0.1%, but 1/3 fish diversity of the ocean is found in coral reef region. The corals provide habitat for many other organisms, not only the fish. They are the harbor site of the many non-chordate phyla. For example, the mollusks, echinoderms, crustaceans, insecta, members of the insecta, and coral itself is a member of coelenterate, porifera, sponges. So there are a lot of organisms which are living into the coral region. Not only the animals, but plant diversity is also more into the coral regions, because the corals, they have algae living inside their bodies symbiotically, and these algae which are living into the coral bodies, they provide brilliant coloration to the coral reefs. The coral reefs, they have very high primary productivity. इनका जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, 2500 ग्राम बायोमास पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 स्क्वायर मीटर में जो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज 2500 ग्राम। Whereas in case of open ocean, खुले समुद्रों में, it is just 125 ग्राम बायोमास पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सोचिए कितना डिफरेंस है। ओपन ओशन में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है और कोरल रीफ रीजन्स में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ इज प्रेजेंट इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, दैट इज नोन एज द ग्रेट बैरियर रीफ। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट में है ना।
1000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है और इस ग्रेट बैरियर रीफ में 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल, 1500 डिफरेंट टाइप ऑफ फिश एंड 4000 मोलस्क, 6 टर्टल्स एंड 225 बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। इतना डाइवर्सिटी वहाँ ग्रेट बैरियर रीफ में ही पाया जाता है। इंडियन रीजन में जो कोरल रीफ्स हैं, दे आर फाउंड इनटू द अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप रीजन। ये देखिए, ये कोरल रीफ रीजन है। कोरल रीफ में there are photosynthetic algae which are present inside the coral reef and they live mutualistic inside the coral. Means mutualistic, it is a type of symbiotic relationship. Symbiotic means both of them are benefited. The corals, or in case of the algae provide carbohydrate to the corals. Algae photosynthesis करती हैं और photosynthesis करने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट जनरेट होता है वो उनके बॉडी मास से लीक आउट होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट इनके बॉडी मास से लीक आउट होता है वो कोरल से एब्जॉर्ब करते हैं। एंड in return the corals provide them shelter and stable environment. कोरल्स जो है उनको, चूंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट की इनकी बॉडी होती है, प्लस इनमें स्टिंगिंग सेल्स होता है। स्टिंगिंग में डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं कोरल्स में, दैट इज मेंट फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो उनके अंदर जो है डंक मारने वाली कोशिकाएं होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो बॉडी है वो दूसरे अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को पास आने नहीं देती। ठीक, तो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एल्गी कोरल को जो है फोटोसिंथेट देती है और जो बदले में जो है कोरल्स हैं वो एल्गी को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। What is the reason for very high diversity in the coral reef? The coral species, they have extensive niche specialization. Means जो ऑर्गेनिज्म कोरल रीफ में रहते हैं वो केवल और केवल कोरल रीफ में ही पाए जा सकते हैं, इसके अलावा जो है वो नहीं पाए जा सकते, दूसरी जगह सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं निश स्पेशलाइजेशन। एंड the organisms, they are also adapted to the various level of the disturbances. ठीक, बहुत सारे जो अलग अलग डिस्टर्बेंस होते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए कोरल रीफ्स जो है बहुत अच्छा शेल्टर हाउस प्रोवाइड करते हैं। इन इंडिया लक्षद्वीप आइलैंड, निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार जो है कहाँ है, ये रामेश्वरम के पास है, यानी कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो खाड़ी है उसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। वहाँ भी काफी कोरल्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में ये जो दिखाई दे रहा है वो डिफरेंट कलर के ये कोरल्स हैं। नाउ द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ कम्युनिटी, भूमध्य सागरी जलवायु में पाई जाने वाली जो कम्युनिटी है, ये जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ कम्युनिटी है, इट इज फाउंड इनटू द साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, केप रीजन ऑफ द साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, मेडिटेरेनियन बेसिन ऑफ द अफ्रीका एंड यूरोप। इन देशों में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ कम्युनिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, भूमध्य सागरीय क्लाइमेट होता है। इसकी खासियत क्या होती है कि दे हैव मॉइस्ट विंटर एंड हॉट ड्राई समर। यहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है और गर्मी जो है, गर्मी का मौसम गर्म और सूखा होता है, गर्मियों में बरसात नहीं होती है। ये बड़ा पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक। भारत में क्या होता है, भारत में गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु में जो है वर्षा ऋतु के बाद वहाँ शरद ऋतु आती है। मेडिटेरेनियन रीजन में क्या होता है, वहाँ बारिश के बाद सर्दियों के बाद बारिश होती है। ठीक, तो उल्टा मौसम है वहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन में। और दूसरी खास बात क्या है कि वहाँ पर फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर भी आते हैं। अभी आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज में कि कैलिफोर्निया में बड़ी भयंकर आग लगी थी। कैलिफोर्निया की आग अभी बुझी नहीं थी कि तब तक ग्रीस, तुर्की, इन सब देशों में जो है आग लगी हुई है। ठीक, ओवरऑल इन सभी रीजन्स में अगर हम देखें मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ कम्युनिटी में सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है दैट इज द मेडिटेरेनियन बेसिन। भूमध्य सागर के चारों ओर का जो बेसिन रीजन है that is about 2.1 million square kilometer area and it has approximately 22,500 plant species living
in that area. Mediterranean type of कम्युनिटी को ही हम जो है फिनबॉस बायोम के नाम से जानते हैं। खासतौर पे जो साउथ अफ्रीका का जो केप फ्लोरिस्टिक रीजन है, साउथ अफ्रीका का सदर्न पार्ट जो है, उसको हम फिनबॉस बायोम के नाम से कहते हैं। फिनबॉस नाम क्यों आया? फिनबॉस यानी कि फाइन लीव्ड प्लांट्स। यहाँ पर ये देखिए, ये एरो बना हुआ है डायग्राम में, और यहाँ पर ये जो प्लांट इसकी लीव्स देखिए, दैट इज नॉट द पाइन। पाइन में ही जो है निडल शेप लीफ पाई जाती हैं, बट दे आर द fine leaved plants which is present into the Mediterranean type of community. Pine जो है temperate region का plant है, और जो Mediterranean type of community जो होती हैं वहाँ पर जो fine leaved plants होते हैं उनको हम fynbos कहते हैं। This region, that is the Cape floristic region of the South Africa, it is particularly rich in biodiversity. It has the world's highest endemic species. There are 9,000 endemic species in that region, which are present in just 78,555 square kilometer area. So in such a short area, 9,000 endemic species. Endemic species means the species which are not found elsewhere on the earth are called endemic species. तो इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और प्लस जो स्पीसीज पाई जा रही हैं वो एंडेमिक भी हैं, तो अपने आप में रीजन तो बहुत छोटा है लेकिन इतनी हाई डाइवर्सिटी है, उसको एक एंटायर बायोम के नाम से हम डिटरमाइन करते हैं, जिसको कि हम फिनबॉस बायोम कहते हैं। ठीक, इन दैट रीजन द हर्ब्स एंड श्रब्स दे आर रिच इन स्पीसीज। बेसिकली वहां पर हर्ब्स एंड श्रब्स ज्यादा पाए जाते हैं, ट्री कम पाई जाती हैं। That region is characterized by the complex topology, soil, climate and old geographical age. जो रीजन है साउथ अफ्रीका का केप रीजन, that is very old region, geologically similar to the earth. That was the part of the गोंडवाना land. अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया था कि earlier there is only one land mass which later on split on into the two regions, Angara land and Gondwana land. The Gondwana land was the older part and southern part, right? So the northern part tha, that was the perpetually covered with the snow or ice. जो southern part था Gondwana land, वहां पर वोल्केनिक eruption होता रहता था और उन जगहों पर igneous rocks ज्यादा मिलते हैं। इंडिया का जो गोंडवाना लैंड एरिया है, southern part, that is the that has the similarity with the southern part of the African region. So geologically, that part means the Cape region of the South Africa, which is extremely high in biodiversity, which is extremely high in endemic species composition, it is very old in region. High frequency of the forest fire is also very common in Mediterranean type of community, and this promotes the speciation. क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर है ये क्या करती है कि ये प्रेशर क्रिएट करती है ऑर्गेनिज्म्स में। कई बार क्या होता है कि जो नई स्पीसीज होती हैं वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट कर जाती हैं, जो ओल्ड स्पीसीज हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में पुअर हो गई है, सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, तो वहाँ पर रेट ऑफ एक्सटिंक्शन भी ज्यादा है और इवोल्यूशनरी जो प्रेशर है वो भी काफी ज्यादा है। इसकी वजह से वहां पर जो स्पेसिएशन है बाकी जगह की तुलना में ज्यादा है। इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ द वन स्पीसीज। जो फॉरेस्ट फायर है वो सबको बिना किसी भेदभाव के सबको भस्म करने की क्षमता रखती है, तो वहां पर कोई एक स्पीसीज जो है डोमिनेंट नहीं हो पाया है, जिस वजह से वहां पर जो स्पेसिएशन है वो काफी फास्ट है। जो इवोल्यूशनरी प्रेशर्स हैं वो प्रेशर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पर स्पेसिएशन ज्यादा होता है, बायोडाइवर्सिटी वहां पर इतनी ज्यादा है। वन ऑफ द अनदर रीजन is the forest fire. One region is old age, another region is peculiar complex topology, and third region is the forest fire. Now the distribution of the species on the earth, the distribution is very diverse type and uneven. अगर आपसे कहा जाए
कि जो बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा है, तो इट इज वेरी अनइवन बायोडाइवर्सिटी. सम रीजन आर स्पेसिफिकली रिच इन बायोडाइवर्सिटी and some region are very poor in biodiversity. Diversity of the one group promotes the diversity of the other group. ये देखा गया है कि जहाँ पर अगर डाइवर्सिटी थोड़ी बहुत स्टेब्लिश होती है तो एक डाइवर्सिटी जो अगर स्टेब्लिश हुई तो वो दूसरे तरह की डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल प्लांट डाइवर्सिटी होगी तो वो एनिमल डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, एनिमल डाइवर्सिटी प्लांट डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है. इन अदर वर्ड्स, within the plant and animal community, the bryophytes promote the pteridophytes, pteridophytes promote the evolution of gymnosperm, and so on. The evolutionary history, it starts repeating everywhere wherever the diversity is present in any form. The higher species diversity towards the tropic and gradually reduces towards the pole. ट्रॉपिकल रीजन में जनरली देखेंगे तो आपको डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी. ट्रॉपिकल रीजन यानी इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी. इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे वहां पर डाइवर्सिटी जो है कम होती चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस, जो फ्रॉग फैमिली के एनिमल्स हैं, दे आर फाउंड इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट. ये कहीं और आपको जल्दी नहीं मिलेंगे. Amphibians, they are more in tropical region. Tropical region का मतलब क्या है कि वहां पर साल भर गर्मी साल भर बारिश, वही जो क्लाइमेट है वार्म एंड ह्यूमिड बना रहता है. इसकी वजह से amphibians particularly they are adopted for the tropical regions. The reptiles, they are adopted for the dry open climate, right? Places with high species diversity have high level of the endemism. जहाँ आपको डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी वहां पर यूजुअली देखा गया है कि जो एंडेमिज्म है वो ज्यादा मिलता है. स्पीसीज जो एंडेमिक टाइप की हैं वो वहीं पर ज्यादा मिलेंगी जहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है. द आइसोलेटेड कंट्रीज, फॉर एग्जांपल आइसोलेटेड कंट्रीज माने वो देश जो दूर दराज स्थित है. फॉर एग्जांपल द आइलैंड्स व्हिच आर प्रेजेंटेड टू द पैसिफिक ओशन और द इंडियन ओशन, Australia, New Zealand, which are separate continent from the rest of the world, African region, islands, Madagascar, etc., Philippines. So there are a lot of islands which are in isolated states. These islands, they have very high level of the endemism. वहाँ पर endemism सबसे ज़्यादा पाई जाती है. The highest endemic mammals, they are found into the Indonesia, Australia, Brazil and Mexico. इन देशों में जो है सबसे ज़्यादा endemic mammals पाए जाते हैं. Among the marine species, higher diversity is in the coastal region of the tropics. Marine species सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ के जो कोस्टल एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन के कोस्टल एरिया में मरीन डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा मिलेगी. स्पेसिफिकली इट इज इनटू द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन. जो पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर marine species diversity ज़्यादा मिलेगी. Temperature is very important factor in case of the marine regions which affect the species diversity. जहाँ पर टेम्परेचर जितना लो होता जाएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती जाएगी. जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा डाइवर्सिटी भी जनरली follows the temperature regime. The low variation in climate, topology, sunlight, rainfall, and geological age. Local variation in climate, topology, sunlight, rainfall, and geological age. It promotes the distribution of. It affects the distribution of species on particular region. Hot, rainy, low land areas, they have the very high species diversity, particularly in case of marine species diversity. जहाँ पर कि टेम्परेचर हाई है, बारिश होती रहती है, तो बारिश होने की वजह से क्या होता है. एंड लो लाइंग एरिया यानी कि जहाँ पर लैंड एंड ओशन बड़ी आसानी से मिलते हैं और बारिश भी खूब होती है, तो वहाँ पर जो है चूंकि बारिश होने की वजह से जो लैंड का मिनरल्स है वो समुद्र में मिलता है. इसकी वजह से वहाँ पर पर्टिकुलरली उस रीजन में जहाँ पर कि बारिश का पानी समुद्र में मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है पानी में, और न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो एल्गल डाइवर्सिटी है, जो बाकी डाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है. और क्या होता है कि वहाँ पर
डाइवर्सिटी बढ़ने से, प्लांट डाइवर्सिटी बढ़ने से एनिमल डाइवर्सिटी भी बढ़ जाती है। ये देखा गया है कि जो जियोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं वहां पर सॉइल डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। सॉइल डाइवर्सिटी जहाँ ज्यादा होती है वहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। सो दीज आर द फैक्टर्स which affect the distribution of species in these areas. This is all about today's lecture. इसमें कहीं कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।